मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। निशाने पर राहुल गांधी थे, मगर जात की बात कर अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव को भी भड़का दिया है। एक तरफ यह मामला अनुराग बनाम राहुल का हो गया है, तो दूसरी तरफ अनुराग बनाम अखिलेश का भी। यह मुद्दा दो मोर्चों पर फैल गया है। एक मोर्चा है जहां अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर के बयान से नाराज होकर अपने जातिगत अपमान के अनुभवों को बता रहे हैं, और दूसरा मोर्चा है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस छिड़ गई है। आज बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो में उनकी भी बात करेंगे। आज लोकसभा में कांग्रेस के सांसद वेल में पहुंच गए और अनुराग ठाकुर से माफी की मांग करने लगे। कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में स्पीकर को नोटिस दिया है कि उन्होंने अनुराग ठाकुर के भाषण के वीडियो को ट्वीट किया और उसका समर्थन किया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आक्रामक होने के बाद अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर अखिलेश यादव का लोकसभा का वीडियो और पुराना वीडियो एक साथ ट्वीट किया, जिसका शीर्षक है दिखावा बनाम सच्चाई। इस वीडियो में अखिलेश यादव एक पत्रकार से जाति पूछ रहे हैं। पूछते हैं कि पिछड़े हो, फिर कहते हैं मिश्रा जी हैं, कुछ तो शर्म करो, पत्रकारिता करो। इस पर अनुराग ठाकुर ने लिखा है, जाति कैसे पूछ ली अखिलेश जी। अनुराग ठाकुर को पता होना चाहिए कि जब एक दलित किसी की जाति पूछता है, एक पिछड़ा पूछता है और एक सवर्ण पूछता है, मामला बदल जाता है। अखिलेश यादव के पूछने और अनुराग ठाकुर के पूछने का भाव अलग अलग संदर्भों में देखा जाएगा। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी थी तो बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह भी अपने आप में विचित्र सफाई है। अव्वल तो अनुराग ने इस अंदाज में जाति नहीं पूछी थी, बल्कि यह कहा था कि जिसकी जात का पता नहीं वह गणना की बात करता है। वो हैसियत बता रहे थे। दोनों के भाव में काफी अंतर है। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने अनुराग ठाकुर के इस बयान की तुलना राहुल गांधी के एक पहले के बयान से कर दी और कहा कि राहुल ने भी प्रधानमंत्री की जाति पूछी थी। इस तरह से अनुराग ठाकुर का बचाव करने लग गए। तो लगता है गिरिराज सिंह से लेकर संबित पात्रा सब इस लाइन पर चलने वाले हैं। अब आप ही बताइए, क्या यह जाति पूछने का तरीका था? अनुराग ठाकुर ने तो यही कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वह गणना की बात करता है। बीजेपी बात को घुमा रही है कि जाति पूछी गई है, यानी उसे भी लग रहा होगा कि जात का पता नहीं कहकर अनुराग ने कुछ ज्यादा कह दिया। मगर अब समर्थन करना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर सवाल किया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जाति को ओबीसी की सूची में शामिल कर लिया। उससे पहले वे ओबीसी नहीं थे। राहुल गांधी ने कभी अपनी जाति की बात नहीं की, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के पूछने से बहुत पहले, कई साल पहले अपनी जाति की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी को याद होना चाहिए और बीजेपी को भी कि राहुल गांधी से पहले मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर सवाल किया था। संबित पात्रा को राहुल गांधी के साथ साथ मायावती को भी याद करना चाहिए था। 2014 में नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने पर सवाल उठने लगा था। उस समय गुजरात सरकार ने 2 दशक पुरानी अधिसूचना दिखाकर कहा, तेली जाति ओबीसी समुदाय में आती है और मोदी इसी समुदाय के हैं। कई जगह यह खबर छपी है, आप देख सकते हैं। 2019 के चुनाव में जब मायावती ने कह दिया कि मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, नकली ओबीसी हैं और असली ओबीसी अखिलेश यादव हैं, तब प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा था कि मेरी वही जाति है जो गरीब की जाति है। अप्रैल 2019 में कन्नौज की एक सभा में यह भी कहा कि मैं अति पिछड़ा हूं। मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं।
मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है। यह कैसे संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति पिछड़ा भी और वही व्यक्ति अति पिछड़ा भी, फिर वही प्रधानमंत्री कहते हैं भारत में दो ही जातियां हैं, गरीब और अमीर, फिर कहते हैं युवा, महिला, किसान और गरीब 4 जातियां हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के दौरान भी प्रधानमंत्री की जाति के सवाल को उठाया था, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने कहा था, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इसके बाद बहस कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने लग गई थी। बीजेपी ने सफाई दी कि प्रधानमंत्री मोदी जिस जाति से आते हैं वह 1990 के दशक से ही ओबीसी की सूची में है और कांग्रेस की सरकार ने इसे शामिल किया था। लेकिन कांग्रेस के नेता ने अलग ही तथ्य लेकर सामने आ गए, पेश कर दिए कि 2002 में क्यों नोटिफिकेशन निकाला गया था अगर प्रधानमंत्री मोदी की जाति 1990 के दशक से ही ओबीसी की सूची में थी। बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान की आड़ में अनुराग ठाकुर के बयान का बचाव कर रही है, लेकिन साफ है कि राहुल गांधी ओबीसी की सूची की बात कर रहे हैं। वे उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने कहा जिसकी जात का पता नहीं। यह तरीका साफ साफ जातिवादी सोच का है। बीजेपी इसका बचाव करने का रास्ता खोज रही है, उसे और भी रास्ते खोजने चाहिए। इस देश में फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर लोग आईएएस बन जाते हैं। आज ही यूपीएससी ने पूजा मनोरमा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी। पूजा खेड़कर को सारे दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया, मगर समय पर दस्तावेज जमा नहीं कर सकी, लिहाजा यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। अब पूजा खेड़कर आईएएस नहीं है। यह खबर भी देख लीजिए, दैनिक भास्कर की है। अपर कास्ट के लोग ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर छात्रवृत्ति का करोड़ों रुपया हड़प जाते हैं। तो सर्टिफिकेट की बात करना और किसी से कहना कि उसकी जात का पता नहीं, दोनों अलग अलग है। 30 जुलाई को अनुराग ठाकुर ने साफ साफ कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। इसी बात को लेकर राहुल गांधी भी भड़के और अखिलेश यादव भी। अनुराग ठाकुर ने जाति की गणना का भी एक तरह से मजाक उड़ाया। क्या वे यह कहना चाहते थे कि जाति की गणना की मांग करने से पहले जो लोग मांग कर रहे हैं अपनी जाति बताएं? अनुराग ठाकुर को बताना चाहिए कि क्या वे यही बात नीतीश कुमार के लिए कह सकते हैं, जिन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ सरकार चलाते हुए बिहार में जाति की जनगणना कराई और उसे पेश भी किया। अनुराग ठाकुर के बयान से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता नाराज तो हुए हैं। आज अखिलेश यादव ने भी संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए जाति के अपने अनुभवों को सुनाया और इस बयान की आलोचना की। लेकिन बीजेपी को लगता है अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में यही बात कहकर कोई मास्टर स्ट्रोक चल दिया, और तो और उनकी इस बात को प्रधानमंत्री मोदी की भी दाद मिल रही है। संसद में अखिलेश यादव ने जो कहा उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री की दाद की बात कर लेते हैं कि उन्होंने अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ क्यों की। इसका एक इतिहास है, हम याद दिलाना चाहते हैं। कभी आपने सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों किया, क्यों दाद दी? क्योंकि अनुराग ठाकुर ने वही कहा, उसी सोच का प्रदर्शन किया जिसका इजहार खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार की चुनावी सभाओं में कर चुके हैं। किसी का डीएनए पूछना, उसे गड़बड़ बताना और किसी के बारे में कहना जिसकी जात का पता नहीं, एक ही बात है। 2015 का साल था, मुजफ्फरपुर की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ होने की बात कह दी। जाहिर है नीतीश कुमार तब भड़क गए। नीतीश कुमार ने इंतजार किया कि मुजफ्फरपुर की रैली के बाद गया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान में सुधार करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बयान पर अफसोस नहीं जताया। तब नीतीश कुमार ने 50 लाख डीएनए सैंपल भेजने का ऐलान किया था। जनता दल यूनाइटेड धरने पर बैठ गई। नीतीश ने कहा बिहारियों का अपमान किया गया है। नीतीश कुमार ने बाकायदा इस बयान के खिलाफ डिजिटल पिटीशन शुरू की और बिहार से हजारों लोगों ने पीएमओ के पास अपना डीएनए सैंपल भेजा। आप नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर के बयान को एक साथ सुनिए, समानता ही समानता समाई नजर आएगी। जिसकी जात का पता नहीं का ही अंग्रेजी नाम है, डीएनए गड़बड़ है। प्रधानमंत्री ने ठीक उसी तरह से डीएनए वाला बयान दिया था कि इस तरह से लगे कि बात डीएनए की गई है
और यह भी लगे कि बात तो लोकतंत्र के डीएनए की गई है, नीतीश कुमार की नहीं। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। क्योंकि लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। लेकिन नीतीश कुमार ने डीएनए के बयान को उसी तरह से समझा जिस तरह अनुराग ठाकुर के जात वाले बयान को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने समझा। यह प्रधानमंत्री का तरीका है, सीधे नाम नहीं लेते मगर कपड़ों से पहचाने जाने की बात कर इशारा भी साफ साफ कर देते हैं। आज नीतीश कुमार अनुराग ठाकुर के बयान पर शायद ही बोल पाए, लेकिन आज उनकी जगह अखिलेश यादव बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें यह बात चुभ गई है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर के इस बयान के तुरंत बाद राहुल गांधी खड़े हो गए। राहुल ने कहा उन्हें गाली दी गई है, लेकिन वहीं से थोड़ी दूर पर बैठे अखिलेश यादव भी खुद को नहीं रोक सके। उनका गुस्सा राहुल से अलग था। अखिलेश एक बुनियादी सवाल पर अड़ गए कि किसी की जाति नहीं पूछ सकते। अखिलेश के सामाजिक राजनीतिक अनुभव से यह सवाल निकला था कि किसी की जाति पूछने का क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है कहना कि उसकी जात का पता नहीं। इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि अखिलेश यादव को यह बात क्यों चुभी, लेकिन पहले लोकसभा में उनकी प्रतिक्रिया आप देख लीजिए। आमतौर पर हर कड़वी बात पर हंसते हुए जवाब देने वाले अखिलेश यादव जाति के अहंकार के खिलाफ अपने आक्रोशित प्रतिकार को रोक नहीं सके। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? जब आप किसी को कहते हैं कि इसकी जात का पता नहीं, तो उसका एक ही मतलब होता है। इसका प्रयोग हमेशा ऊंची जाति की तरफ से किया जाता है। इसलिए अनुराग ठाकुर की जाति की यह बात सामने वाले व्यक्ति से आगे निकल गई और अखिलेश यादव को चुभ गई और चुभनी ही थी। पूरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव को वह सब कुछ याद आ गया जिसका संबंध बीजेपी से है। एक बार के लिए आप भूल जाइए कि अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया में क्या कहा है। वो जिस तरह से बता रहे हैं, कई बार के सांसद के साथ ऐसा हुआ है, विधायक के साथ ऐसा हुआ है, एक पार्टी के अध्यक्ष के साथ हुआ है, तो आप कल्पना कीजिए कि उन लोगों का अहंकार आज भी कितना मजबूत है जो बात बात में किसी की जात पूछते हैं, उसकी जात का पता करते हैं। मेरे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तो अवधेश प्रसाद जी का आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। वो और ऊंचाई पे जाएं, स्वास्थ्य बेहतर हो, बिल्कुल स्वस्थ रहें। देखिए, ये जाति का सवाल कोई नया नहीं है। जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नज़र रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहाँ शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था।
और मेरे वहाँ आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। एक बार नहीं, अखिलेश यादव के साथ दो बार हुआ। मुख्यमंत्री के निवास को गंगा जल से धुलवाया गया, जिसमें अखिलेश यादव से पहले मायावती और मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके थे। इन सभी नेताओं का संबंध भारत की राजनीति में जाति चक्र के परिवर्तन से है। पिछड़े और दलित समाज से आने के कारण यूपी की राजनीति में इनका उभार एक बड़ा सामाजिक और लोकतांत्रिक बदलाव था। 2017 में अखिलेश यादव जरूर हार गए, लेकिन उस समय की खबरें बताती हैं कि शपथ लेने के 9 दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी गेस्ट हाउस में रहे।